बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ वालिदैन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 1, आज हमारा उर्दू बे का लेक्चर है। इस लेक्चर में हम उर्दू बे का तमाम काम मुकम्मल कर देंगे, लेकिन पेरेंट्स आपसे इल्तमास है कि आप बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके ये काम याद करवाएं और लिखवाएं। ये काम आपको PDF की सूरत में भेजा जा चुका है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपने PDF नोट्स और अपना स्टेशनरी का मुकम्मल सामान अपने पास रखा होगा। शुरू करते हैं। हमारा किसका लेक्चर है, किस सब्जेक्ट का? उर्दू बे। उर्दू बे में हम ग्रामर पढ़ते हैं। इसे इंशा परदाजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंशा परदाजी। सबसे पहला हमारा उन्वान आज का क्या है? हम क्या पढ़ने लगे हैं? हम मज़मून पढ़ने लगे हैं। क्या पढ़ने लगे हैं? मज़मून। स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चे तेज़ी में मज़मून मज़बून लफ्ज़ कह देते हैं। ये लफ्ज़ गलत है। सही लफ्ज़ मज़मून है। क्या लफ्ज़ है? मज़मून। ठीक है। मज़मून किसे कहा जाता है? मज़मून किसी भी उन्वान के बारे तफ़सीलन लिखने को मज़मून कहा जाता है। यानी आप किसी चीज़ के बारे बताना चाह रहे हैं, जैसे आप अपने स्कूल के बारे में बताना चाह रहे हैं, या किसी तारीख़ी मुकाम या इमारत के बारे में बताना चाह रहे हैं, या फिर जैसे आपको कोई फल पसंद है, ठीक है, आप उस फल के बारे बताना चाह रहे हैं कि आपको सेब पसंद है, सेब का रंग कैसा है, सेब का जायका कैसा है। ठीक है। किसी भी उन्वान के बारे तफ़सीलन लिखने को या तफ़सीलन बयान करने को मज़मून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मज़मून। जी, हमारे मज़मून का नाम क्या है? मेरा वतन। क्या नाम है? मेरा वतन। बच्चों, जिस चीज़ के बारे हम मज़मून लिखने लगते हैं, उसका खाका हमारे जहन में आ जाता है। ऐसे ही है, जब मैंने आपको बताया कि हमारे मज़मून का नाम मेरा वतन है, तो यकीनन सबके जहन में वतन का खाका आया होगा। वतन का परचम, हमारे मुल्क का परचम, परचम का रंग, उसके ऊपर क्या बना हुआ है, और बहुत सी, जैसे इसमें बाग हैं, इसमें तारीख़ी मुकामात हैं, ये बहुत सी चीज़ें हमारे जहन में आ जाती हैं, यानी खाका बन जाता है। ठीक है। दूसरी बात, जब हम किसी उन्वान के बारे लिखते हैं तो सबसे पहले तारुफ़ करवाया जाता है। यानी जैसे हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या बताते हैं? अपना नाम बताते हैं। क्या बताते हैं? अपना नाम बताते हैं। इसी तरह
जब हम जिस भी चीज़ के बारे लिख रहे होते हैं तो हम उसका नाम बताते हैं। मेरा वतन, वतन किसे कहा जाता है? वतन मुल्क को कहा जाता है। जहाँ हम पैदा हुए, पले बढ़े, परवरिश पाई, वो हमारा मुल्क है, हमारा वतन है। अब कुछ लोग बड़े होकर पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं। बाहर से मुराद दूसरे ममालिक में, ठीक है, पढ़ने के लिए दूसरे ममालिक में चले जाते हैं। कुछ नौकरियों की तलाश में दूसरे ममालिक में चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिस मुल्क में वो चले गए हैं वो उनका वतन है। नहीं, वतन वो है जहाँ हम पैदा हुए हैं, ठीक है। तो हमारा आबाई वतन यानी आबाई जगह, वतन किसे कहा जाता है? आबाई जगह जहाँ हम पैदा होते हैं, ठीक है। तो जो लोग दूसरे ममालिक में चले जाते हैं उनका वो मुल्क वो नहीं होता जहाँ वो जाते हैं। उनका वतन, उनका मुल्क वही है जहाँ वो पैदा हुए हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम जिस उन्वान के बारे लिखना चाहते हैं या लिखने लगे हैं, हमारे जहन में सबसे पहले उसका खाका आ जाता है। तो जैसे ही मैंने कहा मेरा वतन, तो किसका खाका हमारे जहन में आया? अपने वतन का। और हमारा वतन कौन सा है? हमारा वतन पाकिस्तान है। हमारा वतन क्या है? पाकिस्तान। जैसे सबसे पहले तारुफ, क्या है? तारुफ करवाना है हमने। नंबर 1, मेरे वतन का नाम पाकिस्तान है। अब आप देखें ये पॉइंट्स की सूरत में मज़मून लिखा गया है। अभी आप छोटे हैं, पहली क्लास में हैं, तो आपकी आसानी के लिए पॉइंट्स की सूरत में मज़मून लिखा गया है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में आएंगे तो यही मज़मून पैराग्राफ की सूरत में हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पहली लाइन क्या है? मेरे वतन का नाम पाकिस्तान है, यानी मेरे मुल्क का नाम क्या है? पाकिस्तान है। नंबर 2, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। 14 अगस्त 1947 को बना जी। 14 अगस्त ये दिन बहुत खुशी से मनाया जाता है। छुट्टी भी स्कूल से मिलती है। क्यों मनाया जाता है? आपने कभी गौर किया? आपने कभी अपने पेरेंट्स से या टीचर से पूछा कि हमें क्यों 14 अगस्त को छुट्टी होती है? 14 अगस्त को क्यों छुट्टी होती है? क्यों उस दिन को खुशी से मनाया जाता है? बच्चे छोटी छोटी झंडियाँ लेकर अपना घर सजाते हैं। बड़े बड़े परचम घरों पर लगाए जाते हैं। पाकिस्तानी परचम लगाए जाते हैं घरों पर। क्यों? क्योंकि ये हमारी आज़ादी का दिन है। किसका दिन है? आज़ादी का दिन है। आप जब बड़े होंगे तो आप इस बारे तफसीलन पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 14 अगस्त आज़ादी का दिन है, हमारी आज़ादी का दिन है। इसीलिए इस दिन को इतना खुशी से मनाया जाता है, ठीक है। नंबर 3, पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह हैं। आपको जिन्ना के ऊपर रे और हे छोटा सा लिखा नज़र आ रहा होगा, रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। पाकिस्तान के बानी। अब बानी किन्हें कहा जाता है? बानी यानी बुनियाद रखने वाले को। बानी किसे कहा जाता है? बुनियाद रखने वाले को कहा जाता है।
और हमारे मुल्क, हमारे वतन पाकिस्तान की बुनियाद किसने रखी थी? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने। बच्चों, रहमतुल्लाह अलैह आप लिखा भी करें साथ और लाजमी बोला भी करें। पाकिस्तान किन की मेहनत से, किन की कोशिशों से बना? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिशों से। पाकिस्तान के बानी कौन हैं? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह हैं। नंबर 4, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। इस्लामी मुल्क यानी इस मुल्क में इस्लाम के मानने वाले रहते हैं। ये एक इस्लामी मुल्क है, ठीक है। यानी ये पाकिस्तान जो वतन है, ये कायद आज़म ने किन के लिए बनाया था? किन की आज़ादी के लिए उन्होंने अलग वतन का सोचा था? मुसलमानों की, ठीक है। तो मुसलमान कौन हैं? जो अल्लाह को मानते हैं, जो इस्लाम की पैरवी करते हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने अलग वतन पाकिस्तान बनाया, मुसलमानों के लिए बनाया और मुसलमानों को इस्लाम की पैरवी करने के लिए, कि जैसे हिंदू और मुसलमान एक साथ थे और मुसलमानों को कोई आज़ादी नहीं थी अपने मज़हब के लिए और दूसरे तमाम ज़रूरियात के लिए मुसलमान आज़ाद नहीं थे। तो इसीलिए उन्होंने एक पाकिस्तान इस्लामी मुल्क के तौर पर सामने आया कि ये मुसलमानों के लिए एक वतन है जहाँ मुसलमान आज़ादी से अपना हर काम कर सकें, अपने मज़हब पर अमल कर सकें। तो एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ पर और भी लोग रहते हैं, ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही रहते हैं। ईसाईयत को मानने वाले लोग भी रहते हैं और भी दूसरे मज़ाहिब के लोग रहते हैं, लेकिन ज़्यादा कौन रहते हैं? मुसलमान। तो पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। नंबर 5, इसके 4 सूबे हैं। जी, यहाँ पर हमने कहा 4 सूबे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं एक और सूबा भी शामिल कर दिया गया है, गिलगित बल्तिस्तान। कौन कौन से सूबे हैं? पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान, 4 सूबे। लेकिन अब एक और सूबा भी शामिल कर दिया गया है जिसका नाम है गिलगित बल्तिस्तान। तो अगर आप यहाँ लिखें इसके 5 सूबे हैं तो भी दुरुस्त है, ठीक है। नंबर 6, ये एक सरसब्ज़ और शादाब मुल्क है। जी, सरसब्ज़ और शादाब यानी हरा भरा। यहाँ पर जंगलात भी हैं, बागात भी हैं। आप जैसे छुट्टियाँ होती हैं, आप जाते होंगे यकीनन सैर करने के लिए, तो आप देखते होंगे हरा भरा वतन है हमारा, यहाँ पर जंगलात हैं, बागात हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये एक सरसब्ज़ और शादाब मुल्क है। नंबर 7, मैं अपने वतन से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। जी, करता हूँ, लड़के मतलब बॉयज़ अगर लिख रही हैं, लड़का लिख रहा है तो करता हूँ लिखेगा, और अगर लड़की लिख रही है तो करती हूँ लिखेंगी। वतन से प्यार। अब वतन से प्यार ये नहीं कि आपने कहा कि मुझे मेरे वतन से प्यार है और प्यार बस यही है। नो, वतन से प्यार क्या है? आप छोटे बच्चे हैं, आप वतन से प्यार मोहब्बत कैसे ज़ाहिर कर सकते हैं? आप अपने वतन से प्यार और मोहब्बत का इजहार इस तरह कर सकते हैं कि आप अच्छा पढ़ें, अच्छे शहरी बनें, ठीक है। जब आप दिल लगाकर पढ़ेंगे, मेहनत से, लगन से पढ़ेंगे, तालीम हासिल करेंगे, तो यकीनन आप बड़े होकर एक अच्छे शहरी बनेंगे,
ठीक है। और एक अच्छा शहरी जो है वो ज़िम्मेदार होता है और वही अपने वतन से प्यार करता है, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो अपने वतन की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है। आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छे शहरी बनेंगे तो ये आपकी अपने वतन से मोहब्बत है। वतन से प्यार का एक और तरीका भी है, क्या है कि जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, ब्रेक होती है, तो क्या आप मतलब जैसे खाया, कुछ कोई चीज़ खाई है, ब्रेक में आपने कुछ खाया पिया है, तो अगर आप खाने पीने वाली चीज़ें इधर उधर फेंक देंगे और आप कचरा फेंकेंगे जगह जगह, तो स्कूल ख़राब हो गया, गंदा हो गया ना। और फिर इसी तरह आप तारीख़ी मकामात पर जाते हैं, वहाँ पर भी किसी बाग में आप सैर के लिए गए हैं, किसी तारीख़ी मुकाम पर गए हैं, और अगर आपने अपने साथ खाने की चीज़ें रखी हैं और खाने के बाद आप उनके रैपर्स और कचरा जो है वो जहाँ मर्ज़ी फेंक कर आगे चले जाएं, तो ये आपकी अपने वतन से मोहब्बत नहीं है। अपने वतन से अगर आप प्यार करते हैं तो इसकी सफाई का भी ख्याल रखें। आप घर में हैं, स्कूल में हैं, कहीं सैर करने गए हैं, तो इस बात को अपने ज़हन में रखें कि खा पी कर चीज़ रैपर्स इधर उधर नहीं फेंकने, कागज़ इधर उधर नहीं फेंकने। कहीं डस्टबिन देखें, कहीं देखें कूड़ादान पड़ा है तो उसमें डालें, और अगर नहीं है तो अपने पास एक शॉपर बैग रखें, उसमें इकट्ठा करें और घर आकर डस्टबिन में फेंक दें। इस तरह भी तो आप अपने वतन से प्यार कर सकते हैं ना। देखें, हमें जो चीज़ अच्छी लगती है हम उसे साफ़ सुथरा संभाल के रखते हैं ना। तो इसी तरह वतन, हमारा जो मुल्क है, उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप उसकी सफाई का ख्याल रखेंगे। आगे नंबर 8 है पाकिस्तान जिंदाबाद। आगे आप ये देख रहे होंगे, ये एक निशान है, इसे नदाया कहते हैं, इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। ये एक नारा है, जैसे हम नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, नारा लगाते हैं, क्या मतलब है इस नारे का? इस नारे का मतलब है कि हमारा वतन पाकिस्तान सलामत रहे, ठीक है, क्या रहे? सलामत रहे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मज़मून आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने अगले उन्वान की तरफ, क्या है? सब्जियों के नाम। क्या है? सब्जियों के नाम। सब्जियां यकीनन हर बच्चे को पता होगा, सब्ज़ी हर घर में ही पकती है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। नंबर 1 आलू, नंबर 1 आलू, नंबर 2 गोभी, नंबर 2 गोभी, नंबर 3 मटर, नंबर 3 मटर, नंबर 4 टमाटर, नंबर 4 टमाटर, नंबर 5 बैंगन, नंबर 5 बैंगन, नंबर 6 अरवी, नंबर 6 अरवी, नंबर 7 साग, नंबर 7 साग, नंबर 8 अदरक, नंबर 8 अदरक, नंबर 9 प्याज, नंबर 9 प्याज, नंबर 10 शिमला मिर्च। 10वां नंबर क्या है? शिमला मिर्च। जी, ये थे सब्जियों के नाम। अब हम आते हैं फलों के नाम की तरफ। क्या है? फलों के नाम। फलों के नाम। जी, अब सब्जियों में और फलों में क्या फ़र्क है? जो सब्जियां हैं वो काट कर, धोकर पकाई जाती हैं और फिर खाई जाती हैं, लेकिन जो फल हैं उन्हें आप धोकर काटें और ऐसे ही खा लें, ठीक है। फल मीठे होते हैं। फलों के नाम और सब्जियों के नाम, हमने सब्जियों के नाम पढ़े, अब हम फलों के नाम पढ़ने लगे हैं। और मैंने आपको बताया सब्जियां वो हैं जो पका कर खाई जाती हैं,
और फल उन्हें इसी तरह धोकर काट कर खा लिया जाता है क्योंकि इनका जायका मीठा होता है। नंबर 1 आम। नंबर 1 आम। नंबर 2 अंगूर। नंबर 2 अंगूर। नंबर 3 माल्टा। नंबर 3 माल्टा। नंबर 4 केला। नंबर 4 केला। नंबर 5 अमरूद। नंबर 5 अमरूद। नंबर 6 खरबूजा। नंबर 6 खरबूजा। नंबर 7 तरबूज। नंबर 7 तरबूज। नंबर 8 सेब। नंबर 8 सेब। नंबर 9 नारियल। नंबर 9 नारियल। नंबर 10 नाशपाती। नंबर 10 नाशपाती। जी, ये थे हमारे सब्जियों के नाम। फिर हमने पढ़े फलों के नाम। अब हम आते हैं जानवरों के नाम की तरफ। जानवर, आपको पता ही है जानवर मतलब आप चलते फिरते देखते होंगे बहुत से जानवर, और चिड़ियाघर जाते हैं तो वहाँ पर भी आपने यकीनन देखे होंगे जानवर। नंबर 1 बिल्ली। बिल्ली। नंबर 1 बिल्ली। बिल्ली आपने कुछ लोगों ने घरों में पाली होती हैं, और आपको जैसे आप घर से बाहर निकल रहे हैं गली में भी बिल्लियाँ नज़र आ जाती हैं। नंबर 2 कुत्ता। नंबर 2 कुत्ता। नंबर 3 गाय। नंबर 3 गाय। नंबर 4 बकरी। नंबर 4 बकरी। नंबर 5 मुर्गा। नंबर 5 मुर्गा। नंबर 6 घोड़ा। नंबर 6 घोड़ा। नंबर 7 हिरन। नंबर 7 हिरन। नंबर 8 हाथी। नंबर 8 हाथी। नंबर 9 बंदर। नंबर 9 बंदर। नंबर 10 ऊँट। बच्चों, बिल्ली, कुत्ता, गाय, बकरी, मुर्गा, घोड़ा, ऊँट, ये जानवर तो आपने यकीनन आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी देखे होंगे। जैसे ऊँट कुर्बानी की जब ईद आती है तब भी देखे जाते हैं, और घोड़ा, मुर्गा, बकरी, गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये अक्सर लोगों ने घरों में भी इनको पाला होता है। हिरन, हाथी, बंदर। मुझे यकीन है कि सब बच्चे ही तकरीबन चिड़ियाघर गए होंगे और उन्होंने वहाँ ये जानवर देखे होंगे। ये थे हमारे जानवरों के नाम। आगे हैं परिंदों के नाम। ठीक है, क्या हैं परिंदों के नाम? परिंदे, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि परिंदों यानी पर। अल्लाह ताला ने परिंदों को उड़ने के लिए पर अता किए हैं। क्या दिए हैं? पर अता किए हैं। तो परिंदों यानी उड़ने वाले जानवर जिनके पर होते हैं। नंबर 1 चिड़िया। नंबर 1 चिड़िया। नंबर 2 तीतर। नंबर 2 तीतर। नंबर 3 तोता। नंबर 3 तोता। नंबर 4 कबूतर। नंबर 4 कबूतर। नंबर 5 उल्लू। नंबर 5 उल्लू। नंबर 6 बटेर। नंबर 6 बटेर। नंबर 7 कौवा। नंबर 7 कौवा। नंबर 8 फाख्ता। नंबर 8 फाख्ता। नंबर 9 उकाब। नंबर 9 उकाब। नंबर 10 बुलबुल। नंबर 10 बुलबुल। इसमें चिड़िया और कौवा
ये आम उड़ने वाले परिंदे हैं, हर जगह ही उड़ते नज़र आते हैं। कबूतर भी उड़ते नज़र आते हैं, तोता, कबूतर, तीतर, बटेर, ये लोगों ने अक्सर पाले होते हैं, घरों में रखे होते हैं। उल्लू बहुत कम है कि कहीं नज़र आए। अव्वल तो कहीं आम शहरों में उल्लू नज़र नहीं आता, कम ही है कि कहीं नज़र आता हो। और उकाब, ये भी एक उड़ने वाला परिंदा है। फाख्ता, ये भी उड़ती नज़र आती है। बुलबुल भी, ठीक है। लेकिन तीतर, तोता, कबूतर, बटेर, ये लोगों ने ज़्यादातर तोता और कबूतर तो लोगों ने पाले होते हैं। ये थे परिंदों के नाम। अब आते हैं जिस्म के हिस्सों के नाम। जी, जिस्म के हिस्सों के नाम यानी हमारे बॉडी पार्ट्स, यानी हमारे जिस्म के वो हिस्से, जैसे हम काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, खाते हैं, सुनते हैं, किन की मदद से? जिस्म के हिस्से हैं। हर हिस्से का अलग अलग काम है। क्या है? पहला सर, नंबर 1 सर, नंबर 2 बाल, नंबर 2 बाल, नंबर 3 कान, नंबर 3 कान, नंबर 4 मुंह, नंबर 5 आँखें, नंबर 6 होंठ, नंबर 7 ज़ुबान, नंबर 8 दांत, नंबर 9 टांग, नंबर 10 हाथ। ठीक है, ये हैं हमारे जिस्म के हिस्सों के नाम। ठीक है, अब आपको नीचे तस्वीर नज़र आ रही होगी, ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है। अब मैं आपको लेबल करके बताऊंगी, निशान लगाकर बताऊंगी कि हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा कहाँ है। सबसे पहला क्या है? सर। सबसे पहला क्या है? सर। तो ये हमारा क्या है? सर। आप देख रहे हैं, ये एक बच्चे की तस्वीर बनी हुई है। पहला क्या है? सर। नंबर 2 बाल। जी, बाल यकीनन सबको ही पता होंगे। बाल, ये जो अंदर आप देख रहे हैं, ये क्या है? बाल हैं। नंबर 3 कान। जी, कान ये हैं जिनसे हम सुनते हैं। नंबर 3 कान। आगे है जी नंबर 4 पे मुंह। ये हमारा मुंह है। ये हिस्सा क्या है? मुंह है। क्या है? मुंह है। तो ये क्या हुआ? नंबर 4। नंबर 5 आँखें। जी, आँखें, आँखों की मदद से हम क्या करते हैं? देखते हैं। क्या करते हैं? देखते हैं। नंबर 6 होंठ। होंठ, जैसे हम बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, होंठ बने हुए हैं। हमारे होंठों के पास वाला जो हिस्सा है वो क्या है? मुंह। लेकिन मुंह वाले हिस्से पे आप देखें कि ये क्या बने हुए हैं? होंठ। जो हम बोल रहे हैं वो होंठों के ऊपर नीचे हिलने से ही बोल रहे हैं। आगे है नंबर 7 ज़ुबान। जी, ये आपको छोटी सी बनी हुई नज़र आई होगी, ये क्या है? ज़ुबान। नंबर 7 ज़ुबान। आगे है नंबर 8 पे दांत। जी, दांत, दांतों की मदद से हम क्या करते हैं? दांतों की मदद से हम खाना चबाकर खाते हैं। क्या करते हैं? खाना चबाकर खाते हैं। नंबर 9 टांग। ये आपको नज़र आ रही होगी यकीनन। नंबर 9 टांग। टांगों से हम क्या करते हैं? चलते हैं। टांगों से क्या करते हैं? चलते हैं। आगे 10वें नंबर पे क्या है? हाथ। क्या है? हाथ। ये आप देख रहे हैं, हाथ। 10वें नंबर पे हाथ। हाथों से हम क्या करते हैं? हाथों से हम काम करते हैं। क्या करते हैं? काम करते हैं। ये हमारे जिस्म के हिस्सों के नाम मुकम्मल हो गए। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है?
हमारा अगला टॉपिक है वाहिद जमा। वाहिद, वाहिद किसे कहा जाता है? एक, यानी जब एक चीज़ है तो क्या कहा जाएगा? वाहिद। जमा, जमा किसे कहा जाता है? दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप बात करें किताब, एक किताब, लेकिन जब आप कह रहे हैं किताबें तो मतलब दो या दो से ज़्यादा की बात हुई। ठीक है, वाहिद जमा, वाहिद एक जमा दो या दो से ज़्यादा। पहला क्या है? बकरा। बकरा यानी एक बकरे के बारे में बात हुई है, बकरा यानी एक बकरा, तो उसकी जमा क्या होगी? बकरे, यानी दो या दो से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है। किसी जगह पर दो बकरे हैं या दो से ज़्यादा हैं तो क्या कहा जाएगा? बकरे। क्या कहा जाएगा? बकरे। बकरा, बकरे। गधा, गधे। तोता, तोते। मुर्गा, मुर्गे। ये अभी तक आप देख रहे होंगे जानवरों या परिंदों के नाम आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? जानवरों और परिंदों के नाम आ रहे हैं। मुर्गा, मुर्गे। कौवा, कौवे। एक होगा तो कौवा, ज़्यादा होंगे तो कौवे, दो भी हों तो भी कौवे। जहाँ दो चीज़ें हो जाएं तो मतलब जमा। एक जैसी दो चीज़ें हों या दो से ज़्यादा हों तो क्या मतलब है? जमा, यानी ज़्यादा चीज़ें। घोड़ा, घोड़े। घोड़ा, घोड़े। टिड्डा, टिड्डे। दुम्बा, दुम्बे। पौधा, पौधे। अब आप यहाँ देखें, दुम्बा, दुम्बे। इसके बाद दूसरी चीज़ों का नाम जिक्र शुरू हो गया है। ठीक है, दुम्बा तक जानवरों या परिंदों की बात थी, उनके जमा बताए गए थे। ठीक है, कि अगर एक हो तो क्या कहा जाता है, और अगर दो हों या दो से ज़्यादा हों तो किस तरह बोला जाता है। ठीक है, अब आजे दूसरी चीज़ें जो हम आम इस्तेमाल में देख लें, घरों में होती हैं या बाहर कहीं हम देखते हैं, उनकी जमा क्या है वो देखते हैं। पौधा, पौधे। एक होगा तो पौधा और ज़्यादा होंगे तो पौधे। अंडा, अंडे। जी बिल्कुल, अंडा तो आप रोज़ ही मेरा ख्याल है ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में खाते होंगे। तो अंडा एक होगा तो अंडा और ज़्यादा होंगे तो अंडे। अब देखें, अगर आपकी अम्मी आपको मामा कह रही हैं कि अंडा लेकर आओ तो आपको पता लग जाएगा कि पता चल जाएगा कि एक ही अंडा उन्होंने कहा है। लेकिन अगर वो आपको कहेंगी अंडे लेकर आओ तो इसका मतलब है ज़्यादा अंडे कह रही हैं। अब ये तो नहीं कह सकते ना हम दो अंडा लेकर आओ, ये तो गलत है। इसका मतलब है दो अंडे लेकर आओ, यानी जमा लगाएंगे हम। जब दो या दो से ज़्यादा की बात होगी तो जमा के उसमें बात, जमा वाले जुमले में बात होगी। जैसे दो अंडे लेकर आओ, दो अंडा लेकर आओ, ये तो गलत जुमला हो गया। ठीक है, अंडा, अंडे। आगे है दाल, दालें। भेड़, भेड़ें। मेज़, मेज़ें। नमाज, नमाज़ें। किताब, किताबें। जैसे मैंने आपको शुरू करते हुए वाहिद जमा बताते वक्त ही ये मिसाल दी थी कि एक हो तो किताब, ज़्यादा हो तो किताबें। जैसे आपकी उर्दू की किताब एक किताब है, लेकिन अगर आप इसके साथ इंग्लिश की, इस्लामियात की, मुआशरती इल्म की, साइंस की, सबकी किताबें निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा? किताबें। ठीक है, ईद, ईदें।
ईद आपको पता है कि हमारा इस्लामी त्यौहार है। हमारी ईदें कितनी हैं? ईदें, एक ईद उल फ़ितर है, एक ईद उल अज़हा है और ईद मिलादुल नबी भी है। तो ईदें यानी ईदों की बात हो रही है, ईद उल फ़ितर की भी कह रहे हैं, ईद उल अज़हा की भी कह रहे हैं, लेकिन जब सिर्फ ईद कहा गया है तो ईद या तो फिर वो सिर्फ ईद उल फ़ितर है या फिर वो ईद उल अज़हा है, यानी या बड़ी ईद है या छोटी ईद है। गाजर, गाजरें, तस्वीर, तस्वीरें, दवा, दवाएं, दुआ, दुआएं। अब बच्चों आप ये देखें कि पहले जो हमने पढ़े उसमें बढ़िए आया था, ऐसे ही है, क्या आया था? बढ़िए आया था, ठीक है। बकरा, बकरे, अलिफ की जगह बढ़िए लग गया था, ऐसे ही हुआ था ना, तो उसकी जमा में बढ़िए लग गया था। लेकिन अब आप यहाँ देखें, जब दाल कहा तो अगर हम इसके साथ बढ़िए लगाएंगे तो ये हो जाएगा दालें, ये तो सही लफ्ज़ नहीं। भेड़े, मेज़े, ये तो सही लफ्ज़ है ही नहीं, गलत हो गया। लफ्ज़ को इसका तलफ़ुज़ ठीक करने के लिए और उसकी सही जमा बताने के लिए दालें, ये के साथ नून गुन्ना लगा दिया गया है। क्या किया है? ये के साथ नून गुन्ना लगा दिया गया है ताकि सही लफ्ज़ बन सके। दाल, दालें, भेड़, भेड़ें, मेज़, मेज़ें, नमाज, नमाज़ें। अब नमाज, जैसे आप कहते हैं फ़जर की नमाज़, तो एक नमाज हुई, लेकिन जब हम कहते हैं 5 नमाज़ें तो इसका मतलब है पूरे दिन की जो 5 नमाज़ें हैं जो हम पर फ़र्ज़ हैं उनकी बात। किताब, किताबें, ईद, ईदें, गाजर, गाजरें, तस्वीर, तस्वीरें, दवा, दवाएं, दुआ, दुआएं। क्योंकि अभी आप छोटी क्लास में हैं तो आपके लिए अभी यही वाली जमा ठीक है। इनको मज़ीद आप बड़ी क्लासेस में आएंगे तो आपको इनकी जमा और पता लगेगी। जैसे तस्वीर को जमा में तस्वीर भी कहा जाता है, लेकिन क्योंकि अभी आप छोटे हैं, आप पहली क्लास में हैं, तो आपके लिए यही अल्फाज आसान है। हमारे वाहिद जमा मुकम्मल हुए। अब है लफ्ज़ी गिनती। आगे क्या है? लफ्ज़ी गिनती। लफ्ज़ी गिनती, लफ्ज़ी गिनती यानी उर्दू में गिनती लिखना। एक मैंने नंबरिंग साथ की है, 1 2 3 4 लिखा हुआ है, 1 से 20 तक, 1 to 20 मैंने नंबरिंग साथ की है ताकि आपको पता लगे कि किस नंबर को उर्दू में क्या कहा जाता है। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुछ बच्चे कहते हैं 11, सही लफ्ज़ नहीं है 11। आप देखें ये से पहले क्या है? ये से पहले गाफ है, तो हमें गाफ की आवाज़ निकालनी है। 11, ठीक है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। एक दफ़ा फिर से पढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 1 to 10 हो गया, 1 से 10 तक। अब आते हैं 11 से 20 की तरफ। 11 को क्या कहते हैं? 11। क्या कहते हैं? 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आगे आते हैं मुज़क्कर मोनस की तरफ। जी,
मुज़क्कर मोनस। क्या है? मुज़क्कर मोनस। मुज़क्कर किसे कहा जाता है? मुज़क्कर नर को कहा जाता है और मोनस मादा यानी मेल और फीमेल के बारे में बताया जाएगा। जैसे लड़का और लड़की, ठीक है। तो पढ़ते हैं कि किसको क्या कहा जाता है। अब्बा अम्मा, जैसे आपके पापा या आप अब्बू कहते होंगे, बाबा कहते हैं या पापा कहते हैं, तो अब्बा अम्मा। मुज़क्कर कौन है? अब्बा। लड़का, लड़के को क्या कहा जाता है? मुज़क्कर। लड़के को क्या कहा जाता है? मुज़क्कर। और लड़की को मोनस, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि अगर जैसे आपके अब्बू हैं, मामू हैं, चाचू हैं, ताया, दादा, नाना, आप अगर ख़ुद एक लड़का हैं तो आप क्या हैं? मुज़क्कर। लेकिन अगर आप एक लड़की हैं, आपकी अम्मी, दादी, नानी, मुमानी, चची, ताई, बहन, खाला, फुप्पो, ये सब क्या हैं? मोनस हैं। जो लड़की है उसे मोनस कहा जाता है और जो लड़का है उसे मुज़क्कर। अब्बा अम्मा, दादा दादी, नाना नानी, पोता पोती। पोता किसे कहा जाता है? आप अपने दादा के पोता या पोती हैं, ठीक है। आपके दादा यानी आपके अब्बू के वालिद, उनके आप क्या लगते हैं? पोता या पोती। लड़का लड़की, देखा मैंने आपको बताया था ना कि लड़का मुज़क्कर है और लड़की मोनस है। बेटा बेटी, बकरा बकरी। अब यहाँ तो बात हुई रिश्तों की, अब आ गई है ये देखिए जानवर की बात हुई। बकरा, ठीक है। बकरी, जानवरों में भी परिंदों में भी मुज़क्कर मोनस होते हैं, ठीक है। जानवरों में और परिंदों में भी मुज़क्कर मोनस होते हैं। राजा रानी, बंदर बंदरिया। अब यहाँ देखें कि यहाँ पर लफ्ज़ बदल गया है, आवाज़ बदल गई है। जैसे अभी हम छोटिए वाले पढ़ रहे थे, अब आ गया बंदरिया। अब आप देखें बंदर बंदरी, ये तो बिल्कुल ठीक लफ्ज़ नहीं है। तो फिर वही बात कि सही तलफ़्फ़ुज़ और सही लफ्ज़ के लिए यहाँ पर अल्फाज हरूफ का इंतखाब किया जाता है और सही लफ्ज़ बोला जाता है। बंदर बंदरिया, उस्ताद उस्तानी, कबूतर कबूतरी, मुर्गा मुर्गी, घोड़ा घोड़ी, हिरन हिरनी, बैल गाय। जी, यहाँ पर अब फिर लफ्ज़ बदल गए हैं, आवाज़ बदल गई है। बैल, अब हम बैल को बैली या बैले इस तरह तो नहीं कह सकते, तो अब लफ्ज़ देखा गया कि क्या लफ्ज़ जो है वो सही लगाया जाए मोनस के लिए। तो बैल गाय, बैल गाय। बाप माँ, नाग नागिन। नाग किसे कहा जाता है? नाग सांप को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सांप को कहा जाता है। और जो सांप का मोनस है यानी सांप सपनी कहते हैं, उसकी तरह नाग नागिन। चिड़ा चिड़िया, मोर मोरनी, दर्जी दर्जन। अब यहाँ आप देखें दर्जी किन्हें कहा जाता है? जो आपके कपड़े सीता है उसे दर्जी कहते हैं। अगर वो कोई अंकल हैं, ठीक है, जो कपड़े सीने वाले हैं, अगर वो अंकल हैं तो वो दर्जी हैं। लेकिन अगर वो कोई लड़की है, आंटी है या बाजी है तो वो दर्जन, हम उन्हें क्या कहेंगे? दर्जन, ठीक है।
अब आते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या है, हफ्ते के दिनों के नाम। क्या है? हफ्ते के दिनों के नाम। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। फिर से पढ़ते हैं, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। इतवार को आपको पता है हमें छुट्टी होती है सबको। ये हुए हफ्ते के दिनों के नाम। बच्चों, अपनी उर्दू अलिफ की किताब का, सबसे पहले आप अपनी उर्दू अलिफ की किताब निकालें। ठीक है, आपकी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 41 खोलें। मैं उम्मीद करती हूँ सब बच्चों ने खोला होगा। हाँ जी, आपकी किताब के सफ़ा नंबर 41 पे हरूफ मिलाकर लिखें। ठीक है, हरूफ दिए गए हैं, उनको मिलाकर लिखना है। आप अपने पास पेंसिल, रेज़र रखें। पेंसिल और रबड़ आपके पास होना चाहिए। जैसे जैसे मैं बताऊं, मैं उम्मीद करती हूं वैसे ही आप लिखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है, बे वाव लाम बोल। बे वाव लाम। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमें पहले ऐसे 2 ब्लैंक्स दी हैं। क्या किया है, पहले 2 ब्लैंक्स दी हैं। ठीक है, अब पहले हमने इनके जोड़ करने हैं, फिर उसके बाद हमने पूरा लफ्ज़ लिखना है। सबसे पहले क्या है, बे वाओ बो लाम बोल। तो ये क्या बन गया, ये बन गया बे वाओ बो लाम बोल। ठीक है, हरूफ दिए गए हैं, अलग अलग हर्फ हैं, इनको आप जमा का निशान देख रहे हैं, मतलब है मिलाना है। जमा के निशान का क्या मतलब है, मिलाना है। इनको मिलाकर लफ्ज़ बनाने हैं। क्या करना है, लफ्ज़ बनाने हैं। दूसरा है ते वाओ लाम। तो क्या बनेगा, सबसे पहले ते वाओ तो, फिर आ जाएगा लाम। क्या बन गया, तोल। क्या बन गया, ये तोल। आगे है जीम वाओ रे। जी बिल्कुल, तो क्या बनेगा, जीम वाओ जो रे। क्या बन गया, जोड़। क्या बन गया, ये जोड़। नंबर 4 है रे वाओ जे। जी, अब इसको रे के साथ वाओ तो नहीं मिल सकता और वाओ के साथ जे भी नहीं मिल सकता, लेकिन लफ्ज़ तो बनता है। तो क्या लफ्ज़ बनेगा, रे वाओ जे रोज़। ठीक है, रोज़। आगे जे वाओ रे, फिर वैसा ही आ गया। वाओ है, ना जे के साथ मिल सकता है ना रे के साथ, लेकिन लफ्ज़ बनता है। क्या लफ्ज़ बनता है, जे वाओ जो रे, जोर। क्या बन गया, जोर। क्या लफ्ज़ बन गया, जोर। आगे है शीन वाओ काफ। जी, तो क्या आएगा, शीन के साथ वाओ मिलाएंगे, शीन की छोटी शक्ल वाओ और काफ। तो क्या बन गया, ये शीन वाओ शो, काफ शोक। क्या बन गया, शोक। अगला लफ्ज़ है शीन वाओ रे। जी, फिर वैसा ही आया, एक जैसे ही आए हैं।
शोक, और अगला है शीन वाओ शो रे, क्या बन गया? शोर। शीन वाओ रे शोर। गैन वाओ रे जी, तो क्या आएगा? गैन की छोटी शक्ल, वाओ को साथ में लाएंगे, गैन वाओ वो, रे गोर, क्या बन गया? गैन वाओ वो, रे गोर। अगला लफ्ज़ है पे वाओ लाम। अब यहाँ पर क्या करना है? पे की छोटी शक्ल, वाओ, पे वाओ पो, लाम पोल, क्या बन गया? पे वाओ पो, लाम पोल। अब आए अपनी किताब के सफ़ा नंबर 43 सफ़ा नंबर 43 पे आप देखें, छोटी ये, दरमियान और आखिर की आवाज़, छोटी ये की आवाज़ सुने। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने हमें कुछ अल्फाज दिए हैं जिसमें हमें देखें कि छोटी ये की आवाज़ दरमियान में सुनाई देगी। कौन सा लफ्ज़ है पहला? तीन। क्या लफ्ज़ है? तीन। आप ये देखें, ते ये नून, तो जो ये की आवाज़ है छोटी ये की, तीन। आगे है कील जी, देखें काफ के बाद छोटी ये की आवाज़ है, कील। चाबी, चाबी, चे अलिफ चा, बे छोटी ये बी, चाबी। आखिर में छोटी ये की आवाज़ आई है। टोपी जी, बिल्कुल, यहाँ पे भी आप देखें, टे व टो, पे छोटी ये पी, टोपी। आखिर में हमें छोटी ये की आवाज़ आई है, टोपी। क्या आप ऐसे अल्फाज बता सकते हैं जिनके दरमियान या आखिर में छोटी ये की आवाज़ आती है? जी, मैं आपको यहाँ पर लिख के देती हूँ। जैसे क्या है? छतरी, छतरी, चे है छ, ते रे तर। अब यहाँ पर जब हम छोटी ये लगाएंगे तो छतरी आई है ना आवाज़, छतरी की आवाज़, छोटी ये की आवाज़ आई है, छतरी। क्या बन गया ये? छतरी, छोटी ये की आवाज़ आई है। आगे है कैंची। हाँ जी, बिल्कुल, काफ ये नून, चे छोटी ये ची, कैंची। क्या बन गया? कैंची। कैंची में भी आखिर में छोटी ये की आवाज़ आती है। तितली, ते, ते लाम छोटी ये ली, तितली। देखें, तितली, तितली में भी आखिर में छोटी ये की आवाज़ आई है। आगे है नाशपाती, नाशपाती, नून अलिफ ना, शीन, पे अलिफ पा, ते छोटी ये ती, नाशपाती। आप देखें कि इसमें छोटी ये की आवाज़ आई है। ठीक है, अब आप देखें, अब क्योंकि ये लफ्ज़ तो हमने ख़ुद बनाने हैं, तो आप देखें, ये देखें जो हमने मुज़क्कर मोनस लिखे उसमें नानी, आखिर में छोटी ये की आवाज़ है, पोती, लड़की, बेटी, बकरी, रानी, इन सब के आखिर में छोटी ये की आवाज़ है। लेकिन आप यहाँ देखिए 19 दरमियान में छोटी ये की आवाज़ है, 20 दरमियान में छोटी ये की आवाज़ है। इसी तरह बंदरिया, बंदरिया, रिया,
यानी दरमियान में छोटी ए की आवाज़ आई है। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये तमाम काम समझ आ गया होगा और पेरेंट्स ये तमाम काम जो PDF में आपको भेज दिया गया था, इस लेक्चर के ज़रिए तमाम काम मुकम्मल कर दिया गया है। लेकिन क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को ये काम याद करवाएं और लिखवाएं। अगर इस लेक्चर से मुतल्लिक कोई भी बात समझ नहीं आई या किसी भी परेशानी का सामना है तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।